हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान मुद्दे को लेकर भारत और कनाडाई सरकार के बीच खींचातान जारी है। इस बीच कनाडा के हाई कमीशन ने दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग सहित अन्य मिशनों में कार्यरत राजनयिक और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भारत सरकार से अपील की है। इस बीच वैंकूवर में खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए वहां भारतीय वाणिज्य का भी एक और मौका दिया गया। और कर्नाटक के उच्चायोग ने एक बयान में कहा, मौजूदा माहौल को देखते हुए दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। हम यहाँ के राजनयिक को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। दुनिया भर के राजनयिक और शासनाध्यक्ष दिल्ली में थे और वे बेहिचक और बेझिझक पूरी दिल्ली घूमते रहे। G20 सम्मेलन ने भारत को बेफिक्र बनाया। दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बलों और बाकी सुरक्षा एजेंसी ने इन सबको भी पीएम मोदी के अनसंग हीरोज माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। इतनी शांति में इतना बड़ा आयोजन गुजर जाना वाकई काबिले तारीफ था। अब इस योगदान का कर्ज चुकाने की बारी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अर्धसैनिक, पुलिस और दूसरी सभी एजेंसी के कर्मियों को जो भारत मंडपम में तैनात थे, वो पीएम मोदी ने 22 सितंबर को रात्रि भोज पर बुलाया है। पश्चिम बंगाल में 11 विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारियों के साथ बैठक के बाद अहम फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब विश्वविद्यालय को वैकल्पिक तरीके से वेतन देने पर विचार कर रही है। अब से सभी विश्वविद्यालय के कर्मचारी, प्रोफेसर व कुलपति को राजकोष से भुगतान किया जाएगा। जैसे अन्य सरकारी कर्मचारी को वेतन दिया जाता है, वेतन का भुगतान विश्वविद्यालय के खाते से नहीं किया जाएगा। पहले यह वेतन विश्वविद्यालय के अपने खाते में जाता था। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की कैबिनेट मंत्री परमिला मलिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बीजू जनता दल के वरिष्ठ महिला विधायक ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ओडिशा विधानसभा के स्पीकर के पद के लिए नामांकन दाखिल किया। विधानसभा सचिव के पास जाकर उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर राज्य सरकार के कई मंत्री उनके साथ मौजूद थे। वह नवीन पटनायक की सरकार में राजस्व मंत्री थे। नामांकन पत्र भरने से पूर्व उन्होंने नवीन निवास जाकर और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात भी की। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का आना जाना शुरू हो गया। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दलों के नेता भी छत्तीसगढ़ आने लगे हैं अपनी पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए। इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के बाद अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ पहुंची। आज भिलाई में उन्होंने महिला समृद्धि सम्मेलन में भाग लिया। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मोदी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। अभी सरकार के कर्मचारी और पेंशनर को 42% महंगाई भत्ता दिया जा रहा, इसे 3% से बढ़ाकर 45% कर दिया जाएगा। आपको बता दें, कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। साल 2006 में बिहार की महिलाओं को पंचायती राज चुनाव में 50% आरक्षण दिया जा चुका था। चुनाव भी संपन्न हो चुके थे। नीतीश कुमार दिल्ली में थे किसी कार्यक्रम के सिलसिले में। वहां उन्होंने एक शानदार बात कही थी जो महिला आरक्षण कानून को पास किए जाते वक्त याद करने की जरूरत है। उन्होंने पंचायत में 50% महिला आरक्षण पर लग रहे आरोपों को ले रहा था। थोड़ा रुकिए, बदलाव आपको दिखेगा। अभी हमारे यहाँ 2 MP होते हैं, एक मुखियापति, दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। महिला आरक्षण बिल पर एक बार फिर से राज्यसभा में गुरुवार को चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि महिला को सम्मान देने की यह परंपरा दिखावटी नहीं होगी, यह आगे भी जारी रहेगा, नहीं तो सदन की महिलाएं आपको प्लास्टिक सर्जन कहेगी। जया बच्चन ने हल्के अंदाज में कहा, आपकी कुर्सी बड़ी मजेदार है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को आरक्षण देने वाले कौन होते हैं, हम में हिम्मत है तो हम आगे आएंगे, हमारे नेताओं में हिम्मत है तो वह भी हमें यहाँ ले आए। दिल्ली में 15 अक्टूबर से रामलीलाएं शुरू हो रही है, जिसे लेकर दिल्ली के सभी रामलीला कमेटियां ने तैयारी शुरू कर दी। इसे लेकर आज लाल किला की लवकुश रामलीला कमेटी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार, चेयरमैन पवन गुप्ता, अंकुर गोयल के साथ CTI चेयरमैन ब्रजेश गोयल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को तय समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सेवाओं की निर्धारित समय सीमा को कम करने की बात कही। ऐसे में जल्द ही निर्धारित तय सीमा कम करने का आदेश जारी किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा एक नया संशोधित कानून लाया जा रहा है। इसमें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस पाने, आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए आपको जो भी आवेदन करने और विवाह के पंजीकरण जैसे कार्य और सर्विस के लिए पत्र के उपयोग से यह सारे दस्तावेज बन जाएंगे। जी हां, आपको बता दें, केवल जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यह नया रूल 1 अक्टूबर से लागू होगा। संसद ने पिछले मानसून सत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 पारित किया था। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को इस पर सहमति दे दी है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना
आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 के सेक्शन 1 के सब सेक्शन द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 1 अक्टूबर 2023 से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू करेगी। देश में चुनाव सुधार, न्यायिक और विदेश नीति सुधार के लिए मगध फाउंडेशन ने आवाज उठाई। गुरुवार को राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संगठन के अध्यक्ष और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एन त्रिपाठी ने कहा, मौजूदा परिस्थितियों में देश के इन अहम सुधारों की जरूरत है। हमारा संगठन प्रयासरत है कि केंद्र सरकार इन सुधारों को लागू करे। संगठन की कमेटी इसके बाद आने वाले दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलकर एक ज्ञापन सौंपेगी। कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में झटका लगने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक सरकार को इस मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से बातचीत करनी चाहिए। बीएस येदियुरप्पा तमिलनाडु को पानी छोड़ने का कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के फैसले को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पत्रकारों से बात करे तो येदियुरप्पा ने कहा, स्टालिन के साथ बातचीत के माध्यम से संकट को हल किया जाना चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से वायदा बाजार में आज सोने एवं चांदी की कीमत में काफ़ी अधिक टूट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर अक्टूबर 2023 में डिलीवरी गोल्ड में एक बार 377 रुपये यानी 0.63% की टूट के साथ 59,028 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसलिए पिछले सत्र में अक्टूबर को भी कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने का रेट 59,405 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। आज से ठीक 10 दिन बाद यानी 1 अक्टूबर 2023 से डिजिटल जनरेटर दिल्ली NCR में बंद हो जाएगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सख्त हिदायत जून माह में ही जारी कर दी थी। इस बार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ग्रैप पीरियड के दौरान दिल्ली NCR में किसी भी तरह का डिजिटल जनरेटर नहीं चला पाएगा। पिछले साल जहां केवल इंडस्ट्रियल जनरेटर पर ही बैन लगा था, वहीं इस बार इमरजेंसी सर्विस फिर चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर रेलवे या मेट्रो या बैंक, कहीं भी डीजल जनरेटर से बिजली आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। बिहार स्कूल पर इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया और दिशा निर्देश के अनुसार छात्रों को पहले आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा, विवरण भरना होगा, स्कूल प्रमुख को जमा करना होगा। BSCB आवेदन पत्र को फिर स्कूल प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाएगा। निर्धारित चरणों का पालन करने के बाद आवेदक को आगे की प्रक्रिया और विषय का चयन के लिए आवेदन शुल्क जमा करना होगा। उत्तर प्रदेश में मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी उमस भरी गर्मी का मौसम देखने को मिल रहा है तो अगले ही पल आसमान में बादल छाने लगते हैं और बरसात होने लग रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने फिलहाल ये सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई। लखनऊ सहित प्रदेश के 50 जनपद में भीषण गर्मी उमस में राहत का आसार है। प्रदेश में गुरुवार को मौसम के उतार चढ़ाव के बीच आगरा सहित कई जगह बारिश हुई। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के प्रशासनिक गलियारे से आ रही। बिहार सरकार ने राज्य के 9 IAS अधिकारी समेत 6 SDO का भी तबादला कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से तबादले की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के IAS अधिकारी दयानिधि पांडे को भी भागलपुर आयुक्त के पद से स्थानांतरित करते हुए चकबंदी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का निदेशक बनाया है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार के पूर्व CM लालू यादव, राबड़ी देवी, डिप्टी CM तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। CBI ने कोर्ट को बताया कि 3 आरोपी अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। आरोप है कि केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के बीच जिन लोगों को नियमों में शिथिलता बरतते हुए D ग्रुप की नौकरियां दी थी, उनसे एवज में जमीन ली गई थी। इस बार हुआ है कि लैंड फॉर जॉब स्कीम यानी नौकरी के बदले जमीन घोटाला। महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो गया है, अब राज्यसभा में जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि यह भी पास हो गया कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। लेकिन कानून बनने के बाद भी ये तुरंत लागू नहीं होगा। पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसमन होगा, तब जाकर ये कानून वापस से लागू होगा। देश भर में अब एक बार फिर आम लोगों को महंगाई से राहत मिलते जा रही है, जिसकी तेजी से चर्चा चल रही है। कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने LPG सिलेंडर के रेट में काफ़ी गिरावट की थी, जिसके बाद आम लोगों को तगड़ी राहत मिली। सरकार अब लोगों को महंगाई से बड़ी राहत दे सकती है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही पेट्रोल डीजल के रेट में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को बड़ा फायदा होगा। वर्तमान में देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम 7वें आसमान पर चल रहे हैं, जिससे हर किसी का जेब का बजट बिगड़ता जा रहा है। दूसरी ओर सरकार ने आधिकारिक तौर पर रेट की गिरावट पर जानकारी नहीं दी, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट में दिवाली से पहले का दावा किया जा रहा है।
इस कारण अगस्त और सितंबर में सरसों की तेल जरूरत भी काफ़ी बढ़ गई है। वहीं जो लोग काफ़ी लंबे समय से राशन डिपो के चक्कर लगा रहे हैं उनके लिए भी ये खबर काफ़ी महत्व की है। इस खबर के सुनने से लोगों को काफ़ी खुशी हुई है। इसके साथ सूत्रों से खबर मिल रही है कि इस बार खट्टर सरकार ने कॉनफेड के गोदाम में राशन डिपो की तरह सरसों तेल पहुँचा दिया है और इसे देने की भी शुरुआत हो चुकी है। वहीं अगर आप इसकी कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके तहत सरकार की तरफ से राशन डिपो पर लोगों को 40 रुपये में 2 लीटर सरसों तेल मिल रहा है। हम आपको बता दें कि जिन लोगों के फैमिली आईडी में वार्षिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है उनको राशन डिपो से काफ़ी कम कीमत पर सरसों का तेल दिया जा रहा है। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर टैक्स की दरें बढ़ा दी गई है। कार वालों को अब प्रति फेरा 10 और बसों को 95 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कहना है कि शाहजहांपुर में रोजा बाईपास और ओवरब्रिज शुरू होने के बाद टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है। फरीदपुर टोल प्लाजा शुरू होते समय इन दोनों प्रोजेक्ट का काम अधूरा था। उस समय यहाँ पर भी काम चल रहा। तय कर लिया गया था कि जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक कम टैक्स लिया जाएगा और काम पूरा होने के बाद बढ़ोतरी होगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।